अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात और वाक़यात की दुरुस्त आगाही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक कानून साजी की जाए। रेफरेंस में ताहयात नाअहली से मुतालिक पूछा गया सवाल वापस भेज दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले PTI अराकीन के खिलाफ रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। अलीम खान समेत 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली को डी सीट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसला इत्तेफाक राय से हुआ। अराकीन का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना साबित हो गया। हुकूमती शख्सियात की केसेस में मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत, हाई प्रोफाइल और नैब केसेस में तबादले रोक दिए। FIA नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड सेल कायम करने का हुक्म दे दिया है। नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी केस अदालती फोरम से वापस न लेने की हिदायत की गई है। अदालत ने तहकीकाती इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक हुकूमत से जवाब मांग लिया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर और शरीक मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश हुए। हुकूमत का इंपोर्टेड गाड़ियों समेत तमाम लग्जरी आइटम्स की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। इंपोर्टेड फोन्स, टिश्यू पेपर्स, सन ग्लासेस, ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी, शूज और डेकोरेशन के सामान दरामद करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी इमरान खान ने की। मौजूदा हुकूमत अवाम पर बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और बाज़ माहिरीन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस ही इस तमाम सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल है, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हमने तो इलेक्शन की पहले ही तैयारी की हुई थी, जबकि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसकी तरफ से भी तजावीज़ दे दी गई हैं कि जो है वो इलेक्शंस करा दिए जाएँ। अहम तजवीज़ दी गई है और कुछ अपनी छीनी गई 14 सीटें उन्होंने कहा था कि वापस लेना चाहते हैं और PDM के साथ मुआहदों पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर अपोजिशन में बैठने का ऑप्शन हमारे पास खुला है। ये MQM की तरफ से भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। दूसरी जानिब जो इमरान खान हैं वो ज़ोर शोर से अपने जलसे कर रहे हैं और जलसों में एक तो वो इंतखाबात का जल्द इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रहे हैं, साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा लाहक है, जिस पर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जो राना साहब को मुखातिब करते हुए, राना सनाउल्लाह साहब को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर इसको छोड़ना मत, ताकि इसके जो नए शोशे और झूठ है उसको एक्सपोज किया जा सके। सिक्योरिटी दें मगर जो कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को उसकी औकात से बाहर मत करें, ऐसा कहा गया है मरियम नवाज़ की जानिब से। और जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को लाहक खतरात पर जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म अगर चाहें तो कमीशन बना सकते हैं। इमरान खान साजिश की तरह जान को ख़तरे का बयानिया बना रहे हैं, ये एक वाज़े कहा गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से। अगर कोई ठोस सबूत हैं तो उन्होंने कहा है कि उसे वज़ारत दाखिला के साथ शेयर किया जाए। अब जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो अब देखना ये है कि कौन से इत्तेहादी जो हैं वो उनकी ये ख्वाहिश है कि जल्द इलेक्शंस ना हों और इसमें उनके क्या मफादात हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है उनको। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ ख़तरात का शिकार हैं, कुछ खदशात का शिकार हैं, क्योंकि जिस तरह की जो एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि उनको यकीन दहानी कराई जाए कि उनकी गवर्नमेंट चलेगी या नहीं चलेगी, इन बयानात से क्या ज़ाहिर होता है, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने 25 मई से 29 मई के दरमियान लॉन्ग मार्च की डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान में 25 से 29 मई के दरमियान
کسی بھی وقت لانگ مارچ کے لیے جو ہے وہ میں کال دے سکتا ہوں. جبکہ دوسری طرف نواز شریف نے حکومت چھوڑنے کا بھی کہیں نہ کہیں سگنل دے دیا ہے. کیا قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا آپشن زیر غور ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد کیا الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ عوام اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. ناظرین، اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب. اوریہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آصف علی زرداری ہیں یا جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں، ان میں سے کون جلد الیکشنز پر آمادہ نہیں ہو رہا؟ میرے خیال صرف آصف زرداری صاحب واحد ہیں کہ جو شاید جلد الیکشن پہ آمادہ نہیں ہو رہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں انہیں کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچتا. وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ان کی جو اس وقت پاپولیرٹی یا جو کچھ میں جو ان کی سلطنت ہے، اس سلطنت کو کسی طور پر زوال نہیں آ سکتا. وہ 1-1.5 سال مزید رہیں گے، تھوڑے بہت کام کریں گے، ایکٹیویٹ کر لیں گے اپنے سارے معاملات کو، تو وہ شاید الیکشن جیت سکتے ہیں یا 1 سال اور مزید گزار سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. باقی ہر پارٹی کو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو سیٹیں مولانا فضل الرحمان کی ہیں وہ بھی ویسی ہیں. کے پی کے اندر ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن جیسے بھی ہوئے ان کی پوزیشن نہ امپروو ہونی ہے نہ کم ہونی ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری یہ 2 بنیادی طور پر ایسی فورسز ہیں کہ جو سمجھتی ہیں کہ 1 سال 1.5 سال جو ہے الیکشن کرا دیے جائیں. تازہ تو ابھی وزارتیں ملی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، ابھی تو مزے آنے شروع ہوئے ہیں. تو ساری گندگی کا ٹوکرا جو ہے وہ تو نون لیگ کے سر پہ ہے. ان بیچاروں کے پاس تو گندگی کا ٹوکرا نہیں آیا. لیکن اوریہ صاحب، ابھی بھی اگر جلد بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ایک نون لیگ کو اس بات کا تو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ عام عوام میں جو تاثر جائے گا وہ یہ جائے گا کہ شاید یہ معیشت سنبھال نہیں سکے یا جو یہ پرفارم نہیں کر سکے، اس وجہ سے یہ الیکشن یہ بھاگ گئے ہیں اور اس لیے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور یہ تمام صورتحال کا مقابلہ نہیں کر رہے. دیکھیں، 1 مہینے کے اندر بہت کچھ بدلا ہے، اور وہ اس طرح کچھ بدلا ہے کہ میں کم از کم میری 66 سال کی عمر ہے اور 3 میجر میں نے ایونٹس دیکھے ہیں ایسے جس میں چینجز آئی ہیں اور اس میں بہت کچھ بدل گیا تھا. پہلا ایونٹ میں نے دیکھا تھا، میں اس وقت بچہ ہوتا تھا جب 1965 کی جنگ میں 10 جنوری 1966 کو تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا. تو پاکستان میں بہت بڑی اپوزیشن تھی جس کو لیڈ کرنے والی خاتون تھی محترمہ فاطمہ جناح، اور یہ سارے لوگ تھے. تو بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھا. بھٹو جو تھا 16 اگست کو وہاں سے نکلا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایوب خان نے تاشکند میں بیچ دیا ہے، اور پنڈی میں سے ٹرین پہ بیٹھا تھا اور لاہور آتے آتے وہ لیڈر ہو گیا تھا. تو ساری اپوزیشن زیرو ہو گئی تھی. اس کے ساتھ اس طرح کروڑ نکلا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جیسے بندے کو رہا کرایا تھا ایوب خان نے. گول میز کانفرنس کرائی تھی، بھٹو نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا. لوگ کہتے تھے اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے، نفرت پیدا کر دیا ہے، لیکن بھٹو بیکیم دا لیڈر آف دس ایریا. سیکنڈ ٹائم میں نے دیکھا 1977 کے اندر. اس وقت ہوا یہ تھا کہ الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے، قومی اسمبلی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، اور انہوں نے پی این اے تھا، انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. بائیکاٹ کا اعلان کیا تو 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے. ہو کا عالم طاری تھا، کوئی شخص پولنگ سٹیشن پہ نہیں گیا تھا، اور اس کے بعد جو 3 مہینے بعد موومنٹ چلی ہے پھر ضیاء الحق آ گیا تھا. دوسری دفعہ اب تیسری دفعہ میں نے اب یہ دیکھ رہا ہوں اصل میں سب کی کیلکولیشنز غلط ہو گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم بہت سٹرونگ ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فونوں پہ باتیں ہو جاتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم اس کو تقویت سکھا دیں گے. اور انٹیلیجنس رپورٹس ایسی گئی تھیں کہ عمران خان اگر باہر نکلا تو لوگ اس کے گریبان کو پکڑیں گے، لوگ اس سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، تاش کے پتے کی طرح یہ پارٹی بکھر جائے گی اور اب ہم جو مرضی چاہیں گے کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جس دن اس نے باہر نکلا ہے 10 اپریل کو، جو ایک ابرپٹ لوگ نکلے ہیں پاکستان کے اندر کم تن 300-350 جگہوں پہ اور 60-70 جگہوں پہ بیرون پاکستان. اس نے ایک تو پہلی بات ہے کہ پاؤں کو زلزلہ میں لایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. دوسرے نمبر پہ ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے جہاں پر ان لوگوں کے سامنے صورتحال یہ بنی کہ اتنا بڑا پہاڑ جو تھا وہ عمران خان کا آ گیا اور آگے باقی ملک آ گیا. اب کسی نے ان کو کوئی دعوت نامہ تو نہیں دیا تھا کہ آپ جا کے اس گند کو سنبھالیں. جو ہر بندہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم نے گند کا ٹوکڑا ہم نے اٹھا لیا. بھائی آپ کو کوئی ہم نے واٹس ایپ میسج کیا تھا کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور اس ملک کا گند سنبھالیں؟ آپ نے خود ٹوکرا لیا. اب اس ٹوکرے کو اتارتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹوکرا اترے بھی اور ہماری عزت بھی سلامت رہے. نون لیگ اس وقت بہت بڑے مخمصے کا شکار ہے. صحیح. تو اور یہ سب کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کچھ خطرات ہیں؟
नहीं, देखा ना, एस्टेब्लिशमेंट तो अब पीछा छुड़ा रही है ना। देखा ना, अब आप मुझे ये बताइए, वो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ, किस बात से बनाओ बुलाओ? हमने तेल की कीमतें बढ़ानी है, उनका क्या काम है? हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, उनका क्या काम है? हमने बिजली के निर्ख बढ़ाने हैं, वो को बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर का नाम लेते हैं, खुल के नाम के नहीं लेते, साफ खुलते भी नहीं, सामने आते भी। नून लीग को इज्जत भी बचाना मसला है। और सबसे बुरी हालत जो है वो है मरियम नवाज की। मैं कल भी एक जगह कहा कि मरियम नवाज की हालत उस बच्चे वाली है जिससे कौवा जो है वो रोटी छीन के चला जाता है। अब वो इस हालत में वो देखती फिरती है कौवा रोटी ले कहां गया। अब यही हालत हो, अब देखा ना, जलसे में कहती है आवाम से कि मैं पार्टी से कहती हूं कि गन का टोकरा ना उठाए, मैं पार्टी से कहती हूं कि इलेक्शन ना लड़े। भाई पार्टी से कहना है तो आप अपने सदर जो है आपके चचा मोहतरमा उनसे कह दे। तो असल मसला नून लीग के लिए बड़े मसाइल बने हैं। पहली बात तो यह है कि 30 साल से एक इमेज बनाया हुआ था कि शहबाज शरीफ बहुत करू किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं, कमाल है। मैंने उनके साथ 7 साल सूबाई सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है। मेरा उनके बारे में अंदाजा था कि ये सूबाई लेवल के आदमी हैं। सूबाई लेवल का आदमी बड़ा मजे में होता है। फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है, जैसे बाप ने पैसे दिए, आपने पुल बना दिया, आपने मेट्रो बना दी, आपने ये बना दिया, आपने एयरपोर्ट सजा दिया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जाकर पता चलता है कि पैसे आएंगे कहां से? पॉलिसीज वहां पर बनती हैं। नहीं, पैसे कहां से आएंगे? टैक्स कहां से आएगा? सूबे में तो होता है कि डिविजिबल पूल होता है, फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, नीचे तकसीम कर देती है जी। सिंध को इतने दे दिए, पंजाब को इतने दे दिए, उसको इतने दिए। वहां तो होता है आईएमएफ से लेना है, उससे लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा उतारना। सूबे ने तो कर्जा नहीं उतारना, कर्जा तो मरकज ने उतारना है। सूबे ने तो फौज नहीं पालनी, फौज तो मरकज ने पालनी है। सूबे ने तो पीआईए नहीं चलानी, फौज तो सूबे ने तो बिजली नहीं देनी, फौज ने मरकज ने देनी है। ये सारे चक्कर में वो 1 महीने 1.5 महीने, आज 34-35 दिन हो गए, वो अपना कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे। आज ताजरों से मशवरा लिया जा रहा है कि हम डॉलर कैसे सस्ता करें, फलां से। और भाई 30 साल आप इस मुल्क के अंदर रहे हो, आपको तो दावा ही था कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक्सपीरियंस का हाल ये हो गया है तो आगे क्या होगा? तो असल मसला यह है कि हम बहुत बड़े क्राइसिस में आ चुके हुए हैं और उसका आसान हल ये है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, जो भले आता है। डर इस बात का है कि इमरान खान वापस आ गया तो वो क्या करेगा, इस डर में खौफ में वो पहले उससे बात कर लें तो ठीक कर लें। तो और ये सब, ये डर किसको है? दोनों का है, एस्टेब्लिशमेंट को भी है और उसको भी है। एस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान से नाराज हुई? वो कहता है इमरान खान अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। वो जो पूरी कहानी है वो अब तो सारी दुनिया को पता है, कैसे नाराजगी शुरू हुई, कैसे हुई। वो एक लंबी सारे साफी भी उसको विटनेस कर चुके हुए हैं। वो समझते हैं कि आज ये इस बंदे पे एतबार नहीं किया जाता, ये कभी भी हमें कह सकता है कि तुम गलत हो। सही। तो आर्या साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दिया है, क्या हम इससे अज्यूम ये कर सकते हैं कि जो कौमी असेंबलियां हैं उनको डिसॉल्व करने की पर गौर हो रहा है? नहीं, गौर तो बहुत देर से हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जब ये लोग लंदन गए थे उसी वक्त उसने कह दिया था, क्योंकि जो मरियम नवाज जहां से तकरीर करके गई थी वो यही करके गई थी कि उसके गंद का टोकरा हम ना उठाएं। वो यही था कि जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है। अभी तो निकल जाए तो और अच्छा है कि यार हम नहीं चल सकते, हम ये था वो था, इनकी पॉलिसी गलत थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अब नहीं मानते, लोग की सोचते कि मेरी बात सुने। अयूब खान आया था ना 1958 में, उसने कहा था हमें मुल्क बड़ी बुरी हालत में मिला, बड़ी तबाह था, ये था वो था, मैं ठीक करूंगा। फिर याया खान आ गया, उसने कहा अयूब खान ने ये कर दिया, मैं ठीक करूंगा। फिर उसका भुट्टो आ गया, 22 खानदान है, मैं ठीक करूंगा। फिर बेनज़ीर, नवाज शरीफ, ज़ियाउल-हक सबने कहा मुल्क बहुत बुरा। ये अब लोगों को सुनते सुनते कान गए पक। वो कहते हैं कि 3 साल इमरान खान के भी लगा लो, अब तुम भी ठीक करो। ये भी सुनते सुनते चले आ रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? असल मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस सारे मामले के अंदर पॉलिसी कोई नहीं दे सके, और उस क्राइसिस के अंदर हुआ यह है कि और बढ़ गया, मतलब डॉलर और बढ़ गया, कीमतों का मामला और हो गया, क्राइसिस और बढ़ गए। उससे ये हुआ कि वो एक जो बुत बना हुआ था ना वो किरची हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान। इमरान खान को 1 साल और चलने देते, इमरान खान डाउन स्लाइड पे जा रहा था, पॉपुलैरिटी लेवल कम हो रहा था, पीटीआई के लिए मसला बना हुआ था। ये लोग अगर 1 साल सब्र करते, ये इन्होंने जो असर के वक्त रोजा खोला है ना, ये इनको खुद पता चल जाएगा कि इस रोजा खोलने का सजा क्या मिलती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और ये मगहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आर्टिकल 63A का फैसला जो है वो आ चुका है और जिसके मुताबिक
जो वोट है, जो वोट दिया जा चुका है उसको शुमार नहीं किया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन नाअहली का जो फैसला है उसको वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ही कानून साजी का इख्तियार रखती है, और अगर वो ये देखती है कि आर्टिकल 63A पर जो पूरा नहीं उतरता, जो अरकान हैं जो वोट करते हैं और जिनका वोट शुमार नहीं हो सकता, वो इस पर किस सज़ा के मुस्तहिक हो सकते हैं, क्या इस पर नाअहली बनती है, और अगर नाअहली बनती है तो वो कितनी मुद्दत की होगी, ये तमाम जो इख्तियार है ये पार्लियामेंट के पास है। एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला आया है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी फ़ैसला आया है इन्हीं अरकान से मुतालिक जिन्होंने PTI के अगेंस्ट वोट किया, जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे। तकरीबन 25 अरकान थे जिन्होंने ये वोट किया था पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के लिए। ये भी बहुत अहम फ़ैसला आया है, और इसके मुताबिक जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी सीट कर दिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून, मशहूर व मारूफ माहिर कानून एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज़ साहब, जिन मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक डी सीट किया गया है, सबसे पहले तो ये कि आप ये जो फैसला है इसके इम्पैक्ट्स क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और साथ ही साथ आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये फैसला दुरुस्त भी है लेकिन नामुकम्मल है। फैसला दुरुस्त इसलिए है कि ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले से, जो परसों का उनका फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने बजा तौर पे ये होल्ड किया कि ये वोट जो है, ये 4 और 5 या 5 किस्म के वोट जो है, आईनी तरमीम, बजट पे वोट, जो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी उसके खिलाफ उसकी इलेक्शन या उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, ये ऐसे वोट है जो कि इनफरादी तौर पे किसी MNA के नहीं है, MPA के। ये इनफरादी तौर पे ये राइट जो है, हक, ये बुनियादी हक ये पार्टी का है, और वोटर ये मेंबर इसको पार्टी के मंशा के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही, बुनियादी जो राइट है वो पॉलिटिकल पार्टी का है, ताकि उसको वोट किया जाए और ताकि जो एक जमहूरी इक़दार हैं उनको प्रमोट किया जा सके। एतजाज़ साहब, कौमी असम्बली में हम देखते हैं कि PTI के मुनहरिफ अरकान ने अगरचे वोट नहीं किया, लेकिन अगर वो वोट करते तो उन पर भी यही फैसला जो है वो लागू होता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो फिर कौन सा आइन है जिसके तहत जो अदम एतमाद है उस पर वोट डाला जा सकता है, यानी कि अपोजिट पार्टी के अरकान भी इसका मतलब वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे। अगर वो अपनी पार्टी के एक पूरा ग्रुप है जो उसको ये फैसला कर रहा है, तो फिर वो कौन से आइन के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा, और मतलब वो कौन सा आइन है कि जिसके तहत जो है अदम एतमाद पे वोट भी डाला जा सकता है और फिर जो अरकान है वो डी सीट भी ना हो? अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि जो मुख्तलिफ दूसरी पार्टी हैं, मिसाल के तौर पे जो इत्तेहादी थे, इत्तेहादी छोड़ जाए, और इत्तेहादी हर काम कर लेने वाला ये बड़ा अनथक और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उस सारे दस्तूर से फूंक निकल गई है। अच्छा सर, ये जो आपके नाम से हम देख रहे हैं कि एक ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है जिसमें जो ट्वीट्स हैं वो PTI के हक में आती हैं, तो आप और लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो है ये ट्विटर अकाउंट किसका है, आपसे बिलोंग करता भी है या नहीं करता, तो आप ज़रा ये क्लियर कर दें कि क्या ये ट्विटर अकाउंट जो है वो आपका है? मेरा इसमें ये मैं आपको बता दूं, पहली बात कि मैंने आज तक कोई भी ट्वीट किया ही नहीं। ट्वीट मैंने 2 किए हैं, वो टेस्ट ट्वीट थे, मैं बताता हूँ क्यों।
ये इन ट्विटर के बारे में मैं बारहा कह चुका हूँ टेलीविजन पे, टॉक शोज पे, कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। बारहा मैं दरखास्तें दे चुका हूँ। बशीर मेमन DDFIA से शुरू हुआ और असेंबली में भी जाके, जब मैं मेंबर नहीं था तब भी जाके मैंने ये जो टेक्नोलॉजी की कमेटी है उसमें शिकायत डाली है। लेकिन ये बात नहीं आते बच्चे, पता नहीं क्या इनको मिलता है। फिर मेरे बेटे ने एक मेरा अकाउंट बनाया है जिससे मैंने वो चेक किया जा सकता है। 2 ट्वीट किए हैं जब वो उसको तो ताकि वो उसको टेस्ट कर दे, वो टेस्ट ट्वीट है, उसके अलावा कोई ट्वीट नहीं है। वो क्यों बनाया है कि उसको नाम है द रियल एतजाज, ताकि अगर रियल एतजाज के तहत कोई आए तो वो मेरी ट्वीट है। बाकी वो PPP एतजाज हसन PPP एतजाज ई से स्पेल हुआ हुआ, ये एतजाज में 2 आइया मुख्तलिफ स्पेलिंग गलत करके और वो बना के और मेरी तस्वीर लगा के और वो फेसबुक से फोटो उतार के और वो लगा देते हैं। ये इनमें से मेरी ट्वीट कोई नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क की मौशी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। डॉलर इस वक्त 200 रुपये से तजावुज़ कर चुका है और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो रुपया है वो मुसलसल डी वैल्यू हो रहा है और ये रुपये का डी वैल्यू होने का सफ़र थमने का नाम नहीं ले रहा। जो मौशी माहिरीन हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सूरत हाल है, हमारी मईशत की जो सूरत हाल है वो श्रीलंका जैसी ना हो जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो इस वक्त सब्सिडी दे रही है, गुज़श्ता हुकूमत भी दे रही थी और मौजूदा हुकूमत ने उसको कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है, तो इसके आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर हम क्या असरात होंगे? देखिए, सब्सिडी जो है वो इस हुकूमत ने तो नहीं दिया था, ये तो पिछली हुकूमत जाते जाते देकर गई थी और उस वक्त चूंकि कीमतें कुछ कम थी, $80 के लगभग, अब तो वो 110 से $115 के लगभग तक पहुंच गया है फी बैरल क्रूड ऑयल। तो नतीजा ये है कि सब्सिडी का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है और नतीजा ये कि अब तो सब्सिडी हर महीने तकरीबन 100 अरब से भी ज्यादा पहुंच चुका है और इसलिए पाकिस्तान को अब सोच समझ के आगे बढ़ना है। IMF हो या ना हो, इतना बड़ा बोझ अगले साल क्या हम 1200 अरब का बोझ बर्दाश्त कर लेंगे? यह मुमकिन सी बात है। तो अब सोच समझ के आपको आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं और जिस हद तक हो सके कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए रिलीफ का, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, मोटरसाइकिल वाले और मोटर रिक्शाज वाले, उनको किसी तरीके से आप कुछ रिलीफ दे सकें एहसास प्रोग्राम के तहत, तो ये मुनासिब होगा। इसलिए कि इस वक्त तो आपने सब्सिडी कम से कम पेट्रोल पर तो अमीर क्लास को ज्यादा दी हुई है। तकरीबन 60% कंजम्पशन तेल की अमीर तबके की है। सही। तो डॉक्टर साहब, डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं कि जब नई हुकूमत आई थी तो तब अचानक से जो है वो कम होने की जो है वो शुरुआत हुई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर से दोबारा सियासत में हुई है तो हम देख रहे हैं कि रुपया जो है एक दफ़ा फिर डी वैल्यू हो रहा है और डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हमें इस वक्त कौन से मय्यज़ लेने चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब नई हुकूमत आई थी तो तकरीबन 8 रुपए इजाफा हुआ था हमारे रुपए की कदर में और उसके बाद में तो आप देखिए कि नुमाया तौर पर काफी गिरावट आई है और अब 200 रुपए के नीचे जा चुका है रुपया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह मुस्तहकम किया जाए। इसका तरीका तो अगर हमें कुछ हफ्तों में करना है तो IMF के प्रोग्राम का वापस आना जरूरी है
IMF के साथ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। साथ साथ जो मुख्तलिफ इदारे जो हमें पैसा भिजवाते हैं, लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह, इन सब के पैसे रोके हुए हैं, वो पैसे का सिलसिला शुरू हो जाए इंशाल्लाह। अगर इस तरह होता है और साथ साथ कुछ हम काबू पा लेते हैं तिजारती खसारे पर, कुछ इक़दामात तो हुकूमत ने कर लिए हैं, लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को बंद किया है, तो अगर ये सब चीज़ें एक वक्त पे होना शुरू हो जाती हैं तो अल्लाह के फजल से मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा और इंशाल्लाह रुपए की कदर में फिर से कुछ इजाफा होना शुरू इंशाल्लाह हो जाएगा। सही। तो डॉक्टर साहब, जो इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई गई है, क्या समझते हैं कि मईशत पर जो है वो किस हद तक असरअंदाज होगी, और क्या आप देख रहे हैं कि इसके हमारी मईशत पर मुस्बत नताइज जो हैं वो असरअंदाज होंगे? देखिए, नुकसान तो सिर्फ अमीर घरानों को होगा, जिनकी आदत है कि बाहर की चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। अगरचे वो चीज़ें पाकिस्तान में भी बनती होंगी, तो नुकसान तो ये अमीर तबके को है सिर्फ। और फ़ायदा ये है कि जिस तरह उन्होंने मेरे ख्याल से 38 या 40 के करीब आइटम्स पर बैन लगाया है हुकूमत ने, तो उसके नतीजे में आपके दरामदाद में हो सकता है हर महीने $500 मिलियन तक की कमी आए। इस पे बैठ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा और FDR को हमें बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी कमी होगी। अगर ऐसा होता है तो साल में $6 अरब की अगर कमी हो जाती है तो ये काफ़ी मुनासिब है, इसलिए कि हमारा तिजारती खसारा काफ़ी हद तक इसके नतीजे में कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, मौजूदा मुआशी कंडीशंस को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि हमारी जो मईशत है वो कुछ इस्तेहकाम की तरफ आ जाए? दो तरीक़े हैं। एक तो जिस तरह मैंने जिक्र किया, तिजारती खसारा कम करना है, और उसको कम करने के लिए मेरी तो रिकमेंडेशन कुछ और थी। मेरा तो ख्याल ये था कि हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी का निज़ाम है उसमें पूरे तौर पर तब्दीली लानी चाहिए, उसको लेवल को बढ़ाना चाहिए। इस वक्त हमारे जो इंपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं वो 3 से 20% के रेट में, इसको बढ़ाकर 5 से 30% पर ले जाना चाहिए था, ताकि सारे आइटम पे कुछ डिमांड की कमी आती, और एग्जेम्पशन इस पॉलिसी से 3 तरह की चीज़ों को देना चाहिए था। एक तो आपका जो खाने पीने के अशिया है, बेसिक चीज़ें जो हैं, अब उसमें घी है, वेजिटेबल ऑयल है, आपके स्पाइसेस है, आपके दाल वगैरह, उन पे आप वही रेट रखते, और दवाइयों पर भी वही रखते, और तेल पे भी वही रखते। बाकी सारे आइटम्स पर आपको इंपोर्ट टैरिफ पॉलिसी चेंज करके बढ़ाना चाहिए था, ताकि इस वक्त तो सिर्फ 38 आइटम पे आपका रुझान है, फिर तो आप तकरीबन 6 से 7 हज़ार आइटम पर कुछ कंट्रोल कर पाते। दूसरी तरफ अब वक्त आ गया है कि जो मरात बेशुमार हमने दिए हुए हैं हमारे अमीर तबके को, जिसे एलीट कहते हैं, बेशुमार, हमारे रिसर्च में अंदाज़ा यह है, मैंने किताब भी लिखी है इस पर, कि तकरीबन 2000 अरब के मरात हमने अमीर तबके को दिए हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।